आगे देखते हैं हम ऑफिसर जो है एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसके सिलेबस की हम बात करेंगे, IUPS RRB स्केल 2। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लें इसके पैटर्न के बारे में। तो जैसे कि ऑफिसर स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर है, उसकी एक सिंगल एग्जाम होगी। ठीक है, इसमें कोई प्री मेंस वाला नहीं है, इसमें सिर्फ एक सिंगल एग्जाम होगी। ठीक है, आपका जो पेपर रहेगा उसकी ड्यूरेशन रहेगी 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स की, 2.5 घंटे का आपका जो है ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का। उसमें आपको प्रोफेशनल नॉलेज एक होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। क्वेश्चन इसमें 40 रहेंगे आपको और मैक्सिमम मार्क्स भी इसके 40 रहेंगे। सेकंड जो आपका पेपर में सेकंड जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है और 40 क्वेश्चन इसके रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी इसके 40 रहेंगे। देन है फाइनेंशियल अवेयरनेस। फाइनेंशियल अवेयरनेस को भी हम देखेंगे अभी सिलेबस में कि क्या क्या चीज़ें हैं, हिंदी और इंग्लिश में ये रहेगा, है ना, और सेम इसका भी वही रहेगा। उसके अलावा आती है लैंग्वेज, आपको दोनों में से एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, या तो इंग्लिश या हिंदी। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन है कि मैं हिंदी लूँ या इंग्लिश लूँ, तो आप इंग्लिश ही चूज़ कीजिएगा। हाँ, अगर आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंट है कि हम हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, तो ही आप हिंदी लीजिएगा, क्योंकि हिंदी की जो व्याकरण है और हिंदी के जो और भी दूसरे जो पर्यायवाची वगैरह और ये सारी चीज़ें आती हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाता है वहाँ पे, और हिंदी का कट ऑफ भी थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीजमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 एंड मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 20 रहेंगे दोनों लैंग्वेज के लिए। कंप्यूटर नॉलेज हिंदी इंग्लिश में रहेगा और सेम रहेगा लैंग्वेज के हिसाब से 40 क्वेश्चन एंड 20 मार्क्स। उसके अलावा आपका क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन जो मैं आपको बता रहा था, तो ये चीज़ है। डाटा इंटरप्रिटेशन आपको जो मल्टीपर्पज़ जो पोस्ट है, जो अप्रोक्स 4000 प्लस पोस्ट है वो आपकी, है ना, तो उसमें आपको ये डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं रहेगा। वहाँ पे नंबर न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के बारे में पूछा जाएगा, है ना। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड भी नहीं रहेगा वहाँ पे। आप जब सिलेबस को देखेंगे तो वहाँ पर आपको लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज मिलेगी, तो वहाँ पे टॉपिक्स भी आपके थोड़े से चेंज होते हैं। और यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 40 मार्क्स रहेंगे, तो इस तरीके से टोटल आपके 240 क्वेश्चंस जो हैं आपको सोल्व करने हैं और 200 मार्क्स का पेपर आपका रहेगा। तो ये आगे चलते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि एग्री एजुकेशन हमारी वेबसाइट ने IUPS AOFO की जो एग्ज़ाम हुई 2020 में, जिसका 25 जनवरी 2020 को पेपर हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसमें 80% क्वेश्चन जो हैं हमारी वेबसाइट से थे, मतलब हमारे नोट्स से और हमारे टेस्ट सीरीज से वहाँ पे क्वेश्चन आए थे। वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। RRB का भी वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है एग्रीकल्चर के लिए, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज के लिए। आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं सिलेबस की तरफ, प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस। तो सबसे पहली जो चीज़ है हमारे पास में जर्नल। जर्नल एग्रीकल्चर में आप देखें टर्म्स, वर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट्स, है ना। तो जर्नल टर्म्स हम देखें कि एग्रीकल्चर किस टर्म से किस लैंग्वेज से लिया गया है इस तरीके से, या पीसी कल्चर क्या होता है, सिल्वी कल्चर क्या होता है, ये किस लैंग्वेज से लिया गया है ना। और इसी तरीके के वर्ड्स, है ना, कि अलग अलग वर्ड्स की बात करते हैं हम, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ से आया था, किसने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, ठीक है। इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जाता है, आई जैसे कोई सा भी पूछ लिया, IRR कहाँ पर है ना, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, या और कोई सा भी पूछ लेते हैं, शुगर कैन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट के बारे में पूछ लिया। उसके अलावा एग्रोनॉमी में, मतलब ये जर्नल में तो यही चीज़ है। उसके अलावा एग्रोनॉमी में मेनली 2 क्रॉप के बारे में पूछा जाता है, राइस एंड व्हीट। अगर आप करंट भी देखेंगे, जैसे MSP देखेंगे कि MSP तो जनरली इन क्रॉप की MSP पे भी MSP पूछी जाती है, प्रोडक्शन भी जो है करंट इन्हीं का क्रॉप का पूछा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों क्रॉप है। उसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स स्पेसिफिकेशन, जो भी अदर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, जैसे ग्राउंडनट है, शुगर कैन है, कॉटन है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, और इनके प्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। तो एग्रोनॉमी में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो कि जैसे एक चिकपी हो गया, है ना, चिकपी का होता है, कॉटन होता है, राइस होता है और शुगर केन होता है। उसके अलावा हमारा और भी जो क्रॉप्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, वो आपको यहाँ पे कवर करनी है। उसके बाद में टिलेज, ठीक है। टिलेज के 2 तरीके से जर्नल लेकर हम देख सकते हैं। एक तो टिलेज आपका जनरल पर्पस के हिसाब से, है ना, कि कौन कौन सी इसमें हमारी एक्टिविटीज एंड ऑपरेशन किए जाते हैं,
तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं एग्रोनॉमी में कि डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स में किस तरीके के टिलेज ऑपरेशंस किए जाते हैं। अगर हम टिलेज को और कम या उसमें देखें डीपली जा करके उसके हिसाब से, तो हम उसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंंग में रखेंगे, है ना, कि कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उनके जो है फील्ड कैपेसिटी क्या है, ठीक है, और उनके अलावा वो किस तरीके से वो वर्क करते हैं, है ना, तो और मशीनरी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज, तो ये सब हम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जा करके देखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट आता है हमारा एनिमल हस्बेंड्री। तो ब्रीड्स के बारे में पूछा जाता है। ब्रीड्स आपको बड़े अच्छे से पता ही है कि ब्रीड्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे साहिवाल ये किस की ब्रीड है, किस एनिमल की ब्रीड है, या ये कहाँ पर पाई जाती है ना, या फिर जैसे बाहर से पूछा कि एच एफ कहाँ का नेटिव है एच एफ का, और वो कहाँ से आई हुई है ना, इस तरीके से, और उसके क्रॉस के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इनकी डिसीज एंड वैक्सीन के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, जो अलग अलग हम वैक्सीन देते हैं अलग अलग टाइम पे, उसके बारे में कि ये किस एज में दिया जाता है, और उसकी डिसीजेस के बारे में, और इसकी वैक्सीन कहाँ पर खोजी गई थी या बनाई गई थी, या कौन सी वैक्सीन यूज़ करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। उनकी डिसीजेस भी पूछी जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड हम ज़्यादा देखें कि मिल्क प्रोडक्शन कितना रहा, है ना, या फिर हमारे देखें ऊन का प्रोडक्शन या वूल का प्रोडक्शन कितना रहा, या हमारा मीट का प्रोडक्शन कितना रहा, है ना। उसके अलावा और भी दूसरी जैसे फिशरीज से देख लेते हैं हम, फिशरीज में प्रोडक्शंस पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, है ना, मरीन फिशरी का प्रोडक्शन या कोस्टल एरिया का, इस तरीके से फिशरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन प्रोडक्शन में आते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ों के प्रोडक्शन डाटा भी देख लेना है। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं सोइल साइंस। सोइल साइंस में सोइल टाइप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सोइल के डिफरेंट टाइप्स, है ना, रेड सोइल, इसके अलावा हमारा सेलाइन सोइल, एल्कलाइन सोइल, है ना, ब्लैक सोइल, तो अलग अलग तरीके से ये क्लासिफाइड होते हैं, है ना। जैसे कि उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से भी हम क्लासीफाई करते हैं उनका, कि उनका ईसी क्या है, उनका पीएच क्या है, इस तरीके से, और उनके अलावा उनका जो टाइप है उसके हिसाब से भी हम उसको क्लासीफाइड करते हैं। तो इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है सोइल साइंस से पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे ही जाते हैं। और फर्टिलाइजर एंड मैन्योर से रिलेटेड कि कौन कौन से फर्टिलाइजर्स में कौन कौन से कंटेंट होते हैं और कितनी कितनी क्वांटिटी में होते हैं, है ना। मान लीजिए पूछा जाएगा कि भाई हमारा जो है एमओपी है तो उसमें कितना है ना, या और कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो उसके आपके परसेंटेज डिफरेंट न्यूट्रिएंट जो उसमें पाए जा रहे हैं उसके परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। फर्टिलाइजर और मैन्योर के बारे में बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। मतलब प्रिपेयर मैन्योर के बारे में, फर्टिलाइजर में प्रिपरेशन नहीं पूछी जाती, मैन्योर में, है ना। उसके अलावा इनसे रिलेटेड चीज़ें, इनको यूज़ करने का तरीका भी पूछा जा सकता है, प्री पोस्ट। और ये न्यूट्रिएंट के बारे में, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसीज के बारे में पूछा जाता है ना। उनके प्ले क्या है, रोल क्या प्ले करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन क्या रोल प्ले करता है प्लांट्स में, या बोरॉन क्या रोल प्ले करता है, इसकी डिफिशियंसी से क्या सिम्पटम होते हैं, और कौन कौन इसके इंडिकेटर प्लांट्स कौन से हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सोइल का स्ट्रक्चर, सोइल स्ट्रक्चर के बारे में, उसके टेक्सचर के बारे में और प्रोफाइल के बारे में, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो जैसे प्रोफाइल आप देखें, इनका ओरिजिन्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट ओरिजिन्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से वो, उनका टेक्सचर किस तरीके से, स्ट्रक्चर किस तरीके से, ये सारी चीज़ों को रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की बात करें तो वर्क कैपेसिटी वगैरह, जैसे मैंने इक्विपमेंट का बताया कि अलग अलग इक्विपमेंट है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, उनकी लाइफ क्या है ना। फार्म होल्डिंग से रिलेटेड, है ना, मार्जिनल फार्मर किसे कहेंगे, स्मॉल फार्मर किसे कहेंगे, और इनके अलावा भी जो भी फार्म होल्डिंग से रिलेटेड है कि करंट में अभी आपका जो है किस तरीके की फार्म होल्डिंग है इंडिया के अंदर, या हमारा ट्रैक्टर्स या जैसे मशीनरीज का यूज़ किस क्रॉप में सबसे ज़्यादा है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको कवर अप कर लेना है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। बाकी मैंने बताया कि टिलेज को जब हम डीपली देखेंगे कि प्राइमरी टिलेज क्या है, सेकेंडरी टिलेज क्या है, इसमें होने वाले इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, उन इक्विपमेंट की कैपेसिटी क्या है, उनका उनके लाइफ स्पैन क्या है, उनका जो है उसके अलावा और भी उसमें सब्सिडी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे हमको। इसमें इंजीनियरिंग में जो इक्विपमेंट है उनको सब्सिडी दी जाती है, तो ये भी सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन डाटा, जैसे कि मैं आपको बताया कि सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन डाटा हमको देखने को मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ इनकी रैंकिंग सिस्टम भी दोनों सब्जेक्ट में चलती है, एग्रोनॉमी में भी और हॉर्टिकल्चर में भी, कि कौन सी स्टेट इसके प्रोडक्शन में पहली है,
है ना, इंडिया का इसमें कौन सा स्थान है। उसके अलावा आप देखें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में भी क्वेश्चन अभी हमारे IBPS में काफ़ी देखने को मिले कि सबसे ज़्यादा हम हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट कहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा हमारे पास स्पाइस होता है या फिर फ्लावर का प्रोडक्शन होता है या फिर फ्रूट्स का या वेजिटेबल्स का, इस तरीके से। क्रॉप के पीएच के बारे में, क्रॉप का पीएच हम देखते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन आता है। एसिडिक क्रॉप में, एल्कलाइन क्रॉप में किस तरीके का जो है पीएच ये सुटेबल करती है। डिफरेंट क्रॉप्स, इनके टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन आते हैं, दोनों में, एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर दोनों में ये चीज़ें हैं, है ना, कि इनका जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, इनको जो है आइडियल टेम्परेचर इनके लिए क्या है, इस तरीके के। और प्रोपोगेशन से रिलेटेड, है ना, कि अगर हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी का भी, तो मैंगो का मान लो हम कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से उसको प्रोपोगेट करेंगे, ये क्वेश्चंस आपको हॉर्टिकल्चर में देखने को मिलते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें कवर करनी है। उसके अलावा एंटोमो और पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ जनरल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे कि अगर हम किसी स्पेसिफिक क्रॉप्स की बात करें तो उसमें हमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं किसी क्रॉप के, है ना, जैसे कॉलीफ्लावर का बहुत एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, राइस का जिंक वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के हों, एक क्वेश्चन तो वहाँ से बनता है। और दूसरा क्वेश्चन कुछ जनरल डिसीजेस एंड पेस्ट, है ना, जैसे कि हम देखें कॉटन बॉलवर्म वगैरह के बारे में क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से हम कवर कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा फिशरी एंड फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है ना, और उसके अलावा और भी जो स्पेशल कुछ पर्पस से यूज़ किए जाने वाले फॉरेस्ट्री हैं या वुड्स हैं, तो उनसे क्वेश्चन, एंड फिशरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमें देखने को मिलते हैं। तो फिशरी के बारे में आपको बता चुका हूँ। जनरली फिशरी से प्रोडक्शन डाटा आता है ना, और उसके अलावा बहुत रेयरली उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा जाता है कुछ, बस, बाकी उसके अलावा ज़्यादा कुछ से आता नहीं है ना। तो ये फिशरीज वगैरह से ये हो गया। उसके अलावा आपको थोड़ी सी और चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जैसे कि आप सीड साइंस को आप देखें, सीड टेक्नोलॉजी में जाते हैं अगर आप, तो जैसे टैग यूज़ किए जाते हैं सीड्स में, तो वो टैग वगैरह के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। जेनेटिक्स से आपको कुछ क्वेश्चन जेनेटिक्स से मिल जाते हैं, कभी कभी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से, तो ये थोड़ा सा आपको और देखना है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, तो ये थोड़ी सी और आपको देख लेना है। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स के काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके दो रीज़न है। अगर आपका करंट का डाटा है, जैसे आपका लास्ट ईयर का डाटा है, तो वो अभी लास्ट ईयर तो वो करंट अफेयर था, लेकिन अब अभी वो जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हो गए हैं, मतलब उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे लास्ट ईयर मान लीजिए कोई स्कीम आई थी, तो उसको हम जनरल उसमें कवर करते हैं, या फिर जैसे लास्ट ईयर किसी इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन किया गया, तो वो यहाँ पे पूछा जा सकता है जनरल एग्रीकल्चर के पर्पज से। तो आपको थोड़ा सा पिछला भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो करंट अफेयर्स के हमारे वीडियोज अवेलेबल हैं, यहाँ पे आपको आई बटन की लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वहाँ का मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे जाके आप करंट अफेयर्स के वीडियो देखिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स और बताता हूँ, इसमें जैसे करंट इवेंट्स जो हुई हैं, वो इंश्योरेंस स्कीम्स, जितनी भी आपकी इंश्योरेंस स्कीम्स चल रही हैं, वो उनकी किस रेशो में वो दे रही हैं, क्या परसेंटेज है, ये सारी चीज़ें करंट में स्कीम जो चल रही हैं उनके बारे में। फार्मर हैंडबुक को आपको जरूर कवर कर लेना है, क्योंकि इसमें सब्सिडी वगैरह और ये सारी चीज़ें इसमें से आपको मिल जाएगी। नाबार्ड के प्रोजेक्ट, है ना, नाबार्ड की प्रोजेक्ट एंड उनके एलोकेशंस वगैरह ये आपको देखना है। अपेडे का डाटा आपको देखना है। रिसेंट रिलीज वेराइटीज, 6 मंथ में रिसेंट रिलीज वेराइटीज आपको देख लेना है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है कि प्रीवियस ईयर के पेपर को देखकर ही आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना है। तो पिछले 2-3 साल के पेपर आपको जरूर देख लेना है। अभी हम पेपर को भी लेके आने वाले हैं, पेपर भी आपको मिल जाएगा, अगर अभी कुछ 2-3 दिन में आपको पेपर मिल जाएगा लास्ट टाइम का, है ना। तो अभी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी जो आपकी जो जनरल एग्रीकल्चर, ये सारा पूरा चीज़ें हैं जिसमें कि जिसे हम कहते हैं प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, इसके लिए हमारा एक कोर्स बना हुआ है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, या फिर आप वेबसाइट को सीधे गूगल कर सकते हैं एग्री एजुकेशन करके, तो पहले नंबर पर आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। तो वहाँ पर जाकर भी आप अपने कोर्स को ले सकते हैं। RRB एसओ करके, RRB एग्रीकल्चर ऑफिसर करके कोर्स दिया हुआ है स्टडी मटेरियल में, और कंप्लीट कोर्स भी दिया हुआ है विद द मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं जाकर के, और बहुत ही मिनिमम फीस में है सारी कुछ। चलिए नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हमारा है रीजनिंग सिलेबस IUPS RRB एग्जाम के लिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, पहला जो टॉपिक आता है वो ऑड मैन आउट का, है ना, जिसमें कि हमें ऑड मैन चूज करना होता है। एक सीरीज दी जाती है, उसमें कि ऑड जो दिखता है वो हमें चूज करना पड़ता है, उसे इलिमिनेट करना पड़ता है। दूसरा हम देखें एनोलॉजी से रिलेटेड, सिलोजिज्म, है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट,
टेस्ट सीरीज, है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा नंबर, रैंकिंग एंड टाइम, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट एंड एग्जेप्शन, ठीक है, तो फिगर सीरीज और ये वर्ड फॉर्मेशन और वगैरह वगैरह, तो ये और भी मिसलेनियस टेस्ट वगैरह। तो इस तरीके से ये आपके टॉपिक्स हैं, ये आपको टॉपिक्स को कवर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आता है कि सर इन्हें हम कहाँ से पढ़े। तो दो चीज़ें हैं, मैं जो पर्सनल सजेस्ट करता हूँ, तो आपको या तो कोई सी भी आपकी पर्सनल अगर पास में कोई सी कोचिंग है, लोकल कोचिंग है, तो वो आप कर सकते हैं। जहाँ पर कभी खुल गया, जैसे लॉकडाउन वगैरह की पोजीशन अभी खत्म हो गई, तो वहाँ पे आप जाके उसे लोकल कोचिंग आपको ज्वाइन कर लेनी है। तो वो बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है, क्योंकि आप जब फेस टू फेस किसी चीज़ को पढ़ते हैं, है ना, तो वो उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी चीज़ आपकी रेगुलरिटी और कंटिन्यूसली आप उसमें जुड़े रहते हैं, है ना, मतलब आपके कोचिंग का टाइम है 6 पे, तो 6 PM पे, तो आप 6 PM पे बिल्कुल वहाँ जाएंगे, है ना, तो आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी। जो वहाँ पे काम होगा वो भी, और आपका अगर थोड़ा कुछ होमवर्क रहेगा, आप घर पे आके उसे देखेंगे, आपका रिवीजन होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद जो है होता है कि अगर आप लोकल कोचिंग आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे ही ज्वाइन करें, मैं यही सजेस्ट करूँगा। दूसरी चीज़ आप जा सकते हैं कि मैं अभी आपको बुक्स भी बता दूंगा, बुक्स के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा अलग से, तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट की बुक बता दूंगा, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह की, और बिल्कुल बहुत ही जो है वो स्पेसिफिक अपनी रहेगी, है ना। ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये आता है कि आप किसी ऑनलाइन कोचिंग से कोर्स खरीद लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग, मैथ्स वगैरह के लिए और ये दूसरे जो हमारे हैं, उसको मैं इसलिए सजेस्ट नहीं करता क्योंकि ऑनलाइन में वो जो हमारा जो क्वालिटी मिलना चाहिए वो क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती ऑनलाइन कोर्स में, ठीक है। पढ़ने वाला जैसे हिंदी, इंग्लिश या और कोई सा भी, जैसे एग्रीकल्चर का, तो पढ़ने वाले कोर्सेज आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग जो है, ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि आप ऑनलाइन में उतना आपको बेनिफिशियल नहीं रहेगा। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन मैंने बताया कि पहला आपको लोकल ही कोचिंग को ज्वाइन करना चाहिए, वो बेस्ट है आपके लिए। सेकंड ऑप्शन आपको मैं बुक्स वगैरह बताऊंगा, वो बुक्स आप परचेज करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। थर्ड ऑप्शन फिर आपके पास बचता है कि आप ऑनलाइन क्लासेस देखें, है ना, तो ये आप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं जाकर के नेट पे, है ना। नेक्स्ट हम देखें क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो इसमें हमारा नंबर सिस्टम, HF मतलब SCF एंड LCM, है ना। उसके अलावा प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, और परसेंटेज, एवरेज, सिंपलीफिकेशन, रेशो, प्रोपोर्शन, प्रोबेबिलिटी में, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट इसमें है। तो अगर आप इन्हें कवर करते हैं तो इसमें आपका एक जो चीज़ बनती है वो होती है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो आपका एवरेज, परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन आल्सो, उसके अलावा रेशो, प्रोपोर्शन एंड आपका उसमें प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, और क्या होता है इसमें चार्ट्स एंड ग्राफिक्स, है ना, ये लगभग, और उसके अलावा एवरेजेस यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, एवरेजेस उसकी, ये सारी चीज़ें आपकी DI जब आप करते हैं तो आपकी DI में ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, है ना, तो आपकी DI बहुत बढ़िया तरीके से बनेगी। और आपकी DI मान लीजिए 5 क्वेश्चंस की हैं तो उसमें 3 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं कि बिल्कुल बहुत इजीली तरीके से बनते हैं, तो आपको ये चीज़ें को ध्यान रखना है ना। टाइम का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, टाइम को हमें कवर करते हुए चलना, साथ ही साथ हमें बहुत अच्छा नंबर इसमें लेकर के आना है। देखिए एक चीज़ और मैं बता दूं कि IUPS AFO एंड RRB AO दोनों में बहुत डिफरेंस है एग्जाम के तरीके में। तो ये एग्जाम का लेवल एक अलग जगह पे है और ये एग्जाम का लेवल एक अलग जगह पे है। क्यों? सिलेबस लगभग एक ही है, सब कुछ एक जैसा ही बन रहा है, लेकिन इसमें बहुत डिफरेंस इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर होता है प्री और मेंस और यहाँ पे सिर्फ होता है सिंगल एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका स्कोर इन सारे सब्जेक्ट में भी ज़रूरी है। जैसे पहले AFO में होता था ना, रीजनिंग का भी और इंग्लिश का भी और मैथ्स का भी और आपको प्रोफेशनल नॉलेज है, सभी का आपका नंबर जो है वो ज़रूरी होता था, क्योंकि इसमें पहले क्या होती थी, मेंस नहीं होती थी, एक ही सिंगल एग्जाम होती थी, उसी के आपके जो नंबर आते थे तो उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब प्री और मेन्स है, तो अब सिर्फ मेन्स के नंबर को काउंट किया जाता है, प्री का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो वैसे ही सेम RRB AO की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सेम कंडीशन आपकी बन रही है। आपको क्या करना है कि आपको अपनी एग्जाम में सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे में अच्छे नंबर आना चाहिए।
जब सब में अच्छे नंबर आएंगे तो आपका कट ऑफ बहुत अच्छी तरीके से क्रॉस होगा और आप एक अच्छे नंबर पे पहुंचकर अच्छी पोजीशन से आप सीट ले पाएंगे, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनल नॉलेज ही लेके चलें जैसे AFO में होता है, वैसा हमें नहीं करना, हमें सारे सब्जेक्ट लेके चलना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लैंग्वेज के ऊपर। तो लैंग्वेज में आपको दोनों में से एक सब्जेक्ट कोई चूज करना है, या तो आप हिंदी लेंगे या फिर आप इंग्लिश लेंगे। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप इंग्लिश ही लें, ये काफ़ी सही रहता है। तो इसमें हम देखें स्पोर्टिंग एरर, जंबल वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, और इसके अलावा वन वर्ड सबमिशन, क्लोज टेस्ट, आइडियम फ्रेसेस, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। हिंदी में हमारी व्याकरण, मिस्टेक, पैराग्राफ, फिल इन द ब्लैंक्स और इन सभी चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखते हैं कि किस तरीके से ये रहेगा। तो इसके लिए मैं आपको बुक बता दूंगा, है ना, वो आप प्रिफर कर सकते हैं। उसके अलावा आप पेपर रीडिंग कीजिए, अभी से चालू कीजिए, और अगर जो पहले से कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है ना। तो पेपर से आपको बहुत अच्छी इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा फायदा होगा अगर आप पेपर रीडिंग कर रहे हैं डेली, है ना। उनको आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें लिख करके उन्हें उनका मीनिंग देखिए, है ना, उनको सोल्व आउट कीजिए, तो बहुत अच्छा आपको वो रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम कंप्यूटर नॉलेज पे। कंप्यूटर नॉलेज भी सेम हमारा 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के होते हैं ना, और इसमें क्या क्या रहता है, फंडामेंटल के बारे में पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के बारे में पूछा जाता है, नेटवर्किंग के बारे में, MS ऑफिस, डाटाबेस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सिक्योरिटी टूल वगैरह वगैरह। तो ये सारे टॉपिक्स आपको देख लेने हैं। बहुत ज़्यादा इसका सिलेबस नहीं होता, कम ही सिलेबस होता है, लेकिन आप अगर कंप्यूटर जनरल भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बनाते हैं। अगर आप जनरल भी मतलब आप सिर्फ कंप्यूटर यूज़ भी करते हैं तो भी बहुत आराम से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके अलावा आपको थोड़ा सा और इसमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ना, तो आपको, क्योंकि हमें नंबर ज़्यादा चाहिए। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस पे आपको करंट अफेयर्स देखना है, कंट्रीज एंड करेंसीज के बारे में, कौन सी कंट्री में कौन सी करेंसी है, सोशल फंक्शन ऑफ बैंक्स के बारे में देखना है, UNO, मार्केटिंग एंड इंडियन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के बारे में, बैंकिंग टर्म्स के बारे में, फाइनेंस और एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, है ना। बुक और अथर्स जो हैं उनके बारे में, RBI के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, अवार्ड्स एंड अवार्ड्स वगैरह जो दिए जाते हैं उनके बारे में, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग आपको देखना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट से भी, और बहुत सारी जो चीज़ें बचेंगी वो आपको कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी आपको क्या, अब ये सारी चीज़ें आपको हो गई। अब हमें तैयारी करनी है, तो किस तरीके से हमें जो है पॉइंट्स लेके चलना है कि क्या क्या करें हम। सबसे पहले आपको लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है उसका एनालिसिस करना है कि हमारा जो लास्ट ईयर कट ऑफ था वो किस तरीके से था, क्या क्या सेक्शनल कट ऑफ गया था, क्या ओवरऑल कट ऑफ गया था, किस पे फाइनल सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू उन्होंने किस पे लिया था। इन सारी चीज़ों का आप एनालिसिस करें और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर्स का भी आपको एनालिसिस करना है कि वो किस तरीके से आया था और क्या रहा था, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साल का, 2-3 साल के पेपर्स आपको देखने हैं। साथ ही साथ पैटर्न को आपको एनालिसिस होना चाहिए। उसके बाद आपको फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी कि हम किस तरीके से प्रिपेयर करें, किसको पहले लें, किसको बाद में लें, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें, है ना। किसको हम, जैसे अगर आप एग्री एजुकेशन को ऑनलाइन एग्री एजुकेशन का ले रहे हैं, मान लीजिए प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, तो अब आपका आता है कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश वगैरह के लिए हम कहाँ जाएँ, तो वो आपको सोचना है, उसकी स्ट्रेटेजी प्लान करनी है आपको। ठीक है, स्टडी मटेरियल के लिए आप एग्री एजुकेशन पे आ सकते हैं, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए बाकी आपको फिर अपना स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि हमें इसको कहाँ से करना है। दूसरी छठी चीज़ है, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी होगी कि आप जो टॉपिक्स चूज कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप करें, है ना। आप सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप जो कवर कर रहे हैं उनमें आपकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, कि हम जो क्वेश्चन को टिक करेंगे वो 100% श्योर होके करेंगे, क्योंकि माइनस मार्किंग को भी आपको ध्यान रखना है और अपने अटेम्प्ट पे ध्यान देना है ना, कि पेपर का लेवल किस तरीके से है, तो आपके अपने अटेम्प्ट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर पेपर का लेवल टफ आपको लग रहा है तो वहाँ पे ही आपको सोचना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा कि यार पेपर का लेवल जो है ज़्यादा है तो हम अटेम्प्ट को कम भी करेंगे तो भी चलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको पेपर में ही बनानी है, तो इसके लिए भी अपना माइंड सेटअप करके जाएँ कि हमें किस तरीके से इसको करना है ना। तो ये जनरल ट्रिक, थोड़ी सी टिप्स थी मेरी तरफ से स्ट्रेटेजी के लिए। अभी हम पूरा एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें कि हम स्ट्रेटेजी के बारे में देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी हम जो है एग्जाम के लिए रखें, तो बिल्कुल आपको जो है बहुत फ़ायदा उससे होगा। तो ज़रूर जुड़े रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं एग्री एजुकेशन को। वहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश में मटेरियल मिल जाएगा, डाउनलोड ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्री एजुकेशन। हेलो स्टूडेंट, फॉर वॉचिंग